नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मध्य। अभी हम दैनिक भास्कर का संपादकीय पढ़ रहे हैं जिसमें ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया, इसको देख रहे हैं। एससीओ यानी सगाई सहयोग संगठन है जो उसके घोषणा पत्र में पाकिस्तान की मौजूदगी में पहलगाम हिंसा के जिम्मेदारों को सजा दिलाने पर मुहर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। पीएम मोदी का पहले जापान से बहुआयामी करार और फिर चीन के तियानजिन में जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात और उसके बाद 26 सदस्यीय एससीओ की बैठक के नतीजे ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ नए अंतर्राष्ट्रीय दबाव समूह का सबसे प्रभावी कदम। जिस समूह में भारत और पाकिस्तान एक साथ हैं, चीन का किरदार प्रमुख हो और समूह का जन्म मूलतः मध्य एशिया में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए हो, तो समझ सकता है कि मकसद हासिल करना कितना कठिन होगा। लेकिन ट्रंप टैरिफ ने गैर पश्चिमी देशों को चीन के इस शहर में एकत्रित होने को मजबूर किया। जापान से दुगना निवेश यानी 60,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्टर निर्माण और सामरिक साझेदारी का करार। मोदी का भारत को डेड इकोनॉमी घोषित करने की ट्रंप की हिमाकत का जवाब था। साथ ही भारत चीन नजदीकियां ट्रंप के लिए बेचैनी का सबब होने जा रही हैं। पुतिन से भेंट का औपचारिक अर्थ उतना नहीं है, क्योंकि मोदी से उनकी बातचीत हर मुद्दे पर पहले से होती रही है। जाहिर है इन दोनों देशों की दोस्ती का असर भारत चीन में विश्वास बहाली पर भी होगा। घोषणा पत्र भारत को कई आयामों पर मजबूत करेगा। अगला है भारत के सामने नए विकल्पों को तलाशने का अच्छा मौका। मिनहाज मर्चेंट लेखक, प्रकाशक और संपादक है। एससीओ समिट में मोदी की जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठकें भारत के वैश्विक विकास में एक नए चरण का प्रतीक है। जैसा कि ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट, जो अन्यथा भारत और मोदी का कठोर आलोचक है, उन्होंने भी अपने नवीनतम अंक में भी स्वीकारा है कि अमेरिका द्वारा भारत को अलग थलग करना एक बहुत बड़ी भूल है। ऐसे में यह भारत के लिए एक नए अवसर का क्षण है। इस बात का निर्णायक परीक्षण है कि भारत किस प्रकार की महाशक्ति बनेगा। उधर ट्रंप ने 25 वर्षों की अमेरिकी कूटनीति को विफल कर दिया है। अमेरिका ने हमें दंडित करने के लिए निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया था, लेकिन यह हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। यह हमारी निर्यात कंपनियों को जापान, मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित अन्य बाजारों की तलाश के लिए प्रेरित करेगा। हाँ, यह अमेरिकी बाजार पर निर्भर छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए अल्पकालिक परेशानी का कारण जरूर बनेगा, लेकिन आधिकारिक स्तर पर बातचीत के बाद टैरिफ की दरों में उल्लेखनीय कमी आने की भी संभावना है। अलबत्ता इसमें कुछ महीने लग सकते। भारत अमेरिका संबंध केवल व्यापार ही नहीं बल्कि कई अन्य मुद्दों पर भी आधारित है, जैसे रक्षा, समुद्री सुरक्षा और प्रौद्योगिकी। चीन में मोदी पुतिन की बैठकों को देखते हुए अमेरिका दूतावास ने 1 सितंबर को पोस्ट किया है कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। 21वीं सदी का निर्णायक संबंध है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसके तुरंत बाद कहा, दोनों देशों के लोगों के बीच स्थायी मित्रता हमारे सहयोग की नींव है और हमें आगे बढ़ाती है, क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कोशिशें की थी कि अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में उसका नाम भारत के साथ लिया जाए, लेकिन उसने खुद को 19% टैरिफ के साथ कंबोडिया की श्रेणी में पाया। असीम मुनीर ने युद्ध में पाकिस्तान की अपमानजनक हार के बावजूद शहबाज शरीफ को उन्हें फील्ड मार्शल घोषित करने के लिए मजबूर करके पाकिस्तान के लिए सत्ता प्रतिष्ठान का ही मजाक उड़ाया। दूसरी तरफ द इकोनॉमिस्ट ने भारत पर
ट्रंप के 50% टैरिफ को एक भारी भूल बताया। अमेरिका में ही ट्रंप के खिलाफ दो मुद्दों पर विरोध बढ़ गया है। पहला, ट्रंप द्वारा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पहली अश्वेत गवर्नर लिसा कुक सहित शीर्ष संस्थागत नेताओं को बर्खास्त करना। कुक ने पिछले हफ्ते ट्रंप पर बिना किसी कारण के बर्खास्तगी का मुकदमा दायर कर दिया। दूसरा, वाशिंगटन डीसी में सशस्त्र नेशनल गार्ड के संघीय अधिकारियों के मातहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तैनात करने के फैसले से भी राजधानी में आक्रोश है। लेकिन भारत के लिए देखना का समय है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के इच्छुक है। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फेरल ने हाल ही में कहा है कि भारत को शानदार अवसरों से भरा देश मानते हैं। उन्होंने भारत पर ट्रंप के दंडात्मक शुल्कों के तर्क को खारिज करते हुए घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया भारत में निवेश बढ़ाने का इच्छुक है। ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों के मामले में भाग्यशाली है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों का भंडार है। अमेरिकी अधिकारियों ने निजी तौर पर कहा कि अगर भारत रूसी तेल का आयात बंद कर देता है तो 50% हटा दिया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय अधिकारियों ने कहा कि रूसी तेल का आयात कम करने के बजाय भारत उल्टे उसे 30% बढ़ाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर रहा है। साथ ही भारत अपने निर्यात बाजार में विविधता लाने के लिए 50 से ज्यादा देशों का उपयोग कर रहा है। लगभग 25% भारतीय माल निर्यात के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने के दिन अब खत्म हो गया है। एक व्यापक ग्लोबल बास्केट जोखिम को घटाएगा और भारत की किसी देश पर निर्भरता को कम करेगा। भारत की संभावनाओं का उत्साहजनक आकलन करते हुए रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भी घोषणा की कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 10% की वार्षिक दर बढ़ने की क्षमता है। इसके कुछ घंटों बाद वित्तीय मंत्रालय ने खुलासा की कि हमारी अर्थव्यवस्था अप्रैल जून 2025 तिमाही में 7.8 की वृद्धि के अनुमान को पार कर लिया है। भारत अपने निर्यात बाजार में विविधता लाने के लिए 50 से ज्यादा देशों का उपयोग कर रहा है। लगभग 25% माल निर्यात के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने के दिन अब खत्म हो गए। एक व्यापक ग्लोबल बास्केट जोखिम को घटाएगा। रूस, भारत, चीन ट्राइका का समय क्या आ गया? सुधीर चौधरी वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक, फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो का यह कथन आज भारत की विदेश नीति और बदलती विश्व व्यवस्था पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। जिस विचार का समय आ गया हो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह सवाल है, क्या अब वह समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति, जिसे मोदी डॉक्ट्रिन कह सकते हैं, रूस, भारत, चीन ट्राइका मिलकर अमेरिका और पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दें? वास्तव में मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव आया। भारत को अब फॉलोअर्स नहीं, एक एजेंडा सेंटर की भूमिका निभा रहा है। भारत अब फॉलोअर्स नहीं, अमेरिका, रूस, यूरोप, खाड़ी देश और अफ्रीका सबके साथ रिश्तों को संतुलित करना, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना, इंडिया फर्स्ट की सोच को व्यवहार में उतारना आदि शामिल है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने एक नया संदेश दिया है कि सीमा विवाद को पीछे छोड़ सहयोग के रास्ते खोलना यह वही रणनीति है जो तनाव में भी अवसर तलाशने की मोदी डॉक्ट्रिन की पहचान है। अगर मोदी डॉक्ट्रिन का अगला पड़ाव कोई है तो वह RIC ट्राइका है, यानी रसिया, इंडिया, चाइना। जरा आंकड़े देखिए, इन तीनों देशों में मिलकर 3 अरब लोग यानी दुनिया की 37% आबादी रहती है। इनकी संयुक्त GDP 22.4% नॉमिनल है और 34.4% ट्रिपल पी है।
यह G7 के लिए सीधी चुनौती है। दुनिया का कुल 20% भूभाग इन तीनों देशों के पास है। इनके पास 40 लाख सक्रिय सैनिक हैं, यानी नाटो से भी ज्यादा। रूस के पास तेल गैस के भंडार है। चीन का 90% रेयर अर्थ तत्वों पर नियंत्रण है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से विकसित हो रही है। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो RIC के पास खाद्यान्नों का भरपूर उत्पादन है। हिंद महासागर, दक्षिणी चीन समुद्र और आर्कटिक रूट इनके नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में रूस और चीन स्थायी सदस्य हैं। वहीं भारत विकासशील देशों का दुनिया में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व बनकर उभरा है। यानी यह गठबंधन आर्थिक, सैन्य और तकनीकी हर स्तर पर अपराजय सिद्ध हो सकता है। ट्रंप ने 50% तक टैरिफ लगाकर वैश्विक व्यापार को हिला दिया है, लेकिन यह कदम ब्रिक्स देशों को और करीब ला रहा है। ब्रिक्स अब डॉलर पर निर्भरता कम कर स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ा रहा है। ब्रिक्स पे जैसे भुगतान सिस्टम पश्चिमी वित्तीय ढांचे को चुनौती दे रहे हैं। यूरोप, अमेरिका के लिए यह सीधी चुनौती है। अब ग्लोबल साउथ भी अपना रास्ता बना रहा है। 31 अगस्त को तियानजिन में हुई मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने यही संकेत दिया है कि भारत चीन रिश्तों को रिसेट करने की ओर है। सीमा विवाद पर शांति का संदेश दिया गया। व्यापार बहाली और वीजा नियम आसान करने की घोषणा। रेयर अर्थ सप्लाई में भी सहयोग का संकेत मिला है। ये तमाम संकेत सिर्फ भारत चीन के रिश्तों के लिए नहीं बल्कि पूरे RIC ढांचे के लिए अहम है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। भारत चीन सीमा विवाद, भारत पाकिस्तान चीन गठजोड़ और अमेरिका सहित पश्चिम की कोशिश कि गठबंधन कभी पूरी तरह से आकार न ले पाए। लेकिन मोदी डॉक्ट्रिन का मूल यही है कि विरोधाभासों के बीच संतुलन साधना। आज भारत एक साथ अमेरिका और रूस दोनों से संबंध मजबूत रख सकता है, चीन से प्रतिस्पर्धा भी कर सकता है और सहयोग भी। यह कूटनीति का नया संतुलन है। तो क्या एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है? देखें तो आज दुनिया के एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी एक तरफ और ब्रिक्स जैसे समूह दूसरी ओर। अगर RIC ट्राई का मजबूत होता है तो यह न केवल अमेरिका बल्कि G7 और यूरोप की आर्थिक सैन्य ताकत को भी संतुलित कर देगा। भारत नए समीकरण में किंग मेकर की भूमिका में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि RIC का समय आ गया है और इसे आकार दे रहा है मोदी डॉक्ट्रिन। भारत अब तटस्थ दर्शक नहीं है बल्कि सक्रिय निर्माता बन चुका है। और जब हाथी यानी भारत, ड्रैगन चीन, भालू और रूस एक साथ चलेंगे तो दुनिया का पावर बैलेंस तो बदलना तय है। भारत अब तटस्थ दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता बन चुका है। इनके साथ चलेंगे तो पावर बैलेंस बदलना तय। भारत, चीन और अमेरिका देने के बजाय ऑलमोस्ट यही सेम इसमें लिखा हुआ। शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन पहले भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा के कारण चर्चा में आया, फिर उनकी चीन रूसी राष्ट्रपति से मैत्री वाले माहौल में बातचीत के लिए इन मुलाकातों ने विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। पर अभी यह कहना कठिन है कि भारत चीन के संबंधों में कोई व्यापक बदलाव आने जा रहा है। यह अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि दोनों देशों के बीच आपसी समझबूझ भले ही बनी हो, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई जिससे यह कहा जा सके कि इसका कोई नया अध्याय शुरू होने जा रहा है अथवा SCO के जरिए वैश्विक समीकरणों में कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मोदी जिनपिंग के बीच आपसी रिश्तों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ने जैसी बात हुई है, वैसे पहले भी होती रही है। इसके बाद भी तथ्य यही है कि दोनों के बीच अविश्वास की दीवार गिरने का नाम नहीं ले रही है। इसका कारण चीन का रवैया है। यदि SCO में कुछ उल्लेखनीय हुआ तो यह है कि दोनों देशों में व्यापक संवाद संपर्क का टूटा सिलसिला फिर कायम हो गया है। जब तक आपसी मतभेद को दूर करने में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ ठोस नहीं होता, तब तक बहुत उत्साहित नहीं हुआ जा सकता। इतना अवश्य है कि SCO के मंच से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई। यह इसलिए कि भारत की जीत है, क्योंकि कुछ समय पहले SCO के रक्षा मंत्रियों
कि मंच से आतंकवाद के संदर्भ में पहलगाम हमले का जिक्र करने से बचा गया था। इसके चलते भारत ने आपत्ति जताई थी। इसके नतीजे में कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका था। इस बार ऐसा हुआ और इससे पाकिस्तान की वजीयत हुई, लेकिन कहना कठिन है कि उसकी सेहत पर फर्क पड़ेगा। फर्क शायद चीन पर भी न पड़े, क्योंकि आतंकवाद पर दोहरे रवैये का परिचय तो वह खुद देता है। एससीओ के शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की चीन और रूस के राष्ट्रपति की बात मुलाकात को विश्व मीडिया के साथ अमेरिकी प्रशासन ने भी नोटिस किया है। उसकी ओर से जिस तरह भारत से अपनी दोस्ती को याद किया गया, उससे ऐसा लगता है कि वह और अधिक संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। लेकिन शायद ट्रंप प्रशासन इस पर एक मत नहीं है, या फिर उसे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि जहां नई दिल्ली स्थित यूरो अमेरिका दूतावास की ओर से यह कहा जाता है कि दोनों देशों से आर्थिक संबंधों से अपार संभावना है, तो इन ट्रंप के बड़बोले सहयोगी पीटर नवारो यह कहकर भारत के खिलाफ अपने दुष्प्रचार को उधार देते हैं कि रूसी तेल का फायदा ब्राह्मण उठा रहा है। अपने एक और बेतुके बयान से वह क्या कहना चाहते हैं कि वही जाने भारत की भलाई चीन और अमेरिका दोनों से सतर्क रहने में। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की क्रांति। अश्विनी वैष्णव, लेखक, रेल सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। शुरुआती दिनों में कंप्यूटर आज के आधुनिक और आकर्षक उपकरणों के बजाय पुराने टेलीफोन एक्सचेंज जैसे दिखते हैं। जो कंप्यूटर है ना, ऐसे दिखते हैं। अब अरबों ट्रांजिस्टर वाले एक नाखून से भी छोटे चिप में कहीं अधिक शक्ति समाई हुई है। ये चिप्स मोबाइल फोन, कार, ट्रेन, फ्रिज, टीवी, स्कूटी, फैक्ट्री मशीनों, हवाई जहाजों को चलाते हैं और उपग्रह को भी दिशा दिखाते हैं। ये इतने छोटे हैं कि अब आपकी उंगली में भी फिटोस होकर आपके दिल की सेहत तक नापते हैं। ये सेमीकंडक्टर का जादू है। किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए जरूरी है कि अपने विकास के प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्टील, बिजली, दूरसंचार, रसायन और परिवहन आदि में महारत हासिल करें। सेमीकंडक्टर भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह लगभग हर चीज के अंदर छिपा है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कार हो, ट्रेन हो, मेडिकल डिवाइस हो या फिर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा प्रणाली या पावर ग्रिड या सैटेलाइट, कुछ भी हो। सेमीकंडक्टर के बिना डिजिटल अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। इनके बिना आधुनिक संचार, डाटा प्रोसेसिंग, एआई, नवीनीकरण ऊर्जा और सुरक्षित रक्षा प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो देश सेमीकंडक्टर का डिजाइन और उत्पादन नहीं कर सकता है, वह स्वास्थ्य को लेकर सुरक्षा तक अपनी सेवाओं को दूसरों पर निर्भर हो जाता है। सेमीकंडक्टर में मजबूती पाना भविष्य को आकार देने का सवाल है। लेकिन कोविड महामारी ने हमें सेमीकंडक्टर की अहमियत बताई। उस समय जब चिप की ग्लोबल सप्लाई चेन डगमगाई तो तमाम उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आज सेमीकंडक्टर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। चिप बनाने का काम अभी सिर्फ कुछ गिने चुने देशों में ही होता है, इसलिए जरा सी रुकावट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। हाल ही में रेयर अर्थ मैग्नेट पर बढ़ता ध्यान हमें याद दिलाता है कि किस तरह महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण वैश्विक शक्ति का स्वरूप तय कर सकता है। डिजिटल युग का सबसे अहम संसाधन बन चुके सेमीकंडक्टर की मांग और तेजी से बढ़ेगी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की खपत और उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे पास 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सालाना 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हम एआई आधारित सिस्टम, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी विकसित कर रहे हैं जिनमें चिप्स की जरूरत है। ऐसे में जरूरी है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी मजबूत जगह बनाए। दशकों तक यह कहा जाता रहा है कि सेमीकंडक्टर की दौड़ में भारत पीछे छूट गया है। अब यह सच नहीं है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 चिप प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस साल पहला मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगा। गुजरात के सांसद
सानंद में एक यूनिट में पायलट प्रोडक्शन लाइन शुरू हो चुकी है। एक साल में 4 और यूनिट्स के उत्पादन की उम्मीद है। अप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च, मर्क एंड लिंडे जैसी ग्लोबल कंपनियां, अप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च, मर्क एंड लिंडे जैसी ग्लोबल कंपनियां भी भारत में फैक्ट्री और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में निवेश कर रही हैं। भारत की असली ताकत उसके लोग हैं। इसका सही उपयोग करने के लिए नीतियां और निवेश जरूरी है। आज भारत के पास वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का 20% से अधिक हिस्सा है। अनुमान है कि अगले दशक की शुरुआत तक दुनिया में 10 लाख से ज्यादा सेमीकंडक्टर पॉपुलेशन की कमी होगी। भारत इस कमी को पूरा करने के लिए तैयार कर रहा है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स का उपयोग 350 संस्थाओं और स्टार्टअप के 60,000 से अधिक लोग कर रहे हैं। भारत में ही इसका इस्तेमाल 1.2 करोड़ घंटे से अधिक हो चुका है। सरकार के सपोर्ट से स्टार्टअप भारत के चिप डिजाइन और इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दे रहे हैं। माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजी ऐसी IoT चिप्स बना रही है जो IIT मद्रास में विकसित किए गए स्वदेशी शक्ति प्रोसेसर पर आधारित है। नेत्र सेमी नामक स्टार्टअप ने हाल ही में 107 करोड़ रुपए की रिकॉर्डिंग फंडिंग हासिल की, जो भारत की डिजाइन स्पेस में सबसे बड़ा निवेश है। कई ऐसे स्टार्टअप सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत विकसित हो रहे हैं। मोहाली की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में 17 कॉलेजों के छात्रों ने अब तक 20 चिप्स बना लिए। ग्लोबल कंपनियां भी भारतीय प्रतिभा में निवेश कर रही हैं। लैम रिसर्च भारत में 60,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगी। IISc, IIT और अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी से लैब से फैक्ट्री तक कार्यबल तैयार हो रहा है। भारत अमेरिका, जापान, यूरोप संघ और सिंगापुर आदि से मिलकर केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्माण करने में सक्षम बन रहा है। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के बड़े विजन का हिस्सा है। यह डिजिटल इंडिया से शुरू हुई और इंडिया स्टैक, UPI, आधार और टेलीकॉम नेटवर्क ने हर भारतीय को तकनीकी उपलब्ध कराई है। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन इकोसिस्टम को भी मजबूत किया है। हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और उपकरणों के निर्माण का इकोसिस्टम बन रहे हैं। सेमीकंडक्टर इंडिया समिट 2025 इसी यात्रा का अगला पड़ाव है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इस साल इसमें 48 देशों से 500 से ज्यादा ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर भाग ले रहे हैं, जबकि पिछले साल केवल 100 नेता शामिल हुए थे। पूरी दुनिया हमारे दरवाजे इसलिए आ रही है क्योंकि वह अनिश्चितताओं से जूझ रही है और स्थिर भारत की आशा की किरण है। हमारा लक्ष्य भारत को प्रोडक्शन नेशन बनाना है। हमारी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों से निकलने वाले चिप न केवल भारत बल्कि दुनिया की टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, डाटा सेंटर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम क्षेत्रों की जरूरत को पूरा करें। इस तरह भारत पूरे सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी केंद्र बनकर उभरेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड्स का ये एक है प्रतिद्वंदी से साझेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए। यह 7 वर्षों में उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों में सकारात्मक गति के संकेत मिल रहे हैं। ध्यान रहे कि लद्दाख में सीमा पर गतिरोध के कारण दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने रहे और थियानजिन में SCO बैठक से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद दोनों पक्षों की ओर से जारी वक्तव्य में जो भाषा सामने आई उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला। गत वर्ष रूस के शहर कजान में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात की वजह सद्भावना बढ़ रही है, उसे बढ़ाते हुए दोनों देशों के बयानों में भारत और चीन को प्रतिद्वंदी नहीं विकास साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह जोर दिया गया कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर चीन कम्युनिस्ट पार्टी और मुखपत्र चाइना डेली की प्रथम पृष्ठ पर एक आलेख प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया कि साझेदारी को भारत और चीन रिश्तों की कुंजी के रूप में देखा जा रहा है। यह भी चीन के नजरिए में बदलाव दर्शाता है कि दोनों बयानों में रणनीतिक स्वायत्तता को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया है।
और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह कहा कि संबंधों को तीसरे देश की नजरियों से नहीं देखा जाना चाहिए। यह इस बात का परोक्ष संकेत था कि भारत को चीन एशिया में अमेरिका से जुड़े प्रतिद्वंदी के रूप में न देखे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिलाकर गले मिलाकर 45 मिनट की यात्रा के दौरान बातचीत के जरिए संकेत देने का प्रयास किया कि भारत अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग को मानने के पक्ष में नहीं है जिसमें उन्होंने रूसी तेल खरीदने बंद करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने पर भारत पर लगे दंडात्मक शुल्क में राहत दी जा सकती है। यह बदलाव स्वागत योग्य है, लेकिन इसे वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से तय करने की कोशिश की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। यह वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व की अनिश्चित नीतियों का परिणाम है। वास्तव में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन की भव्यता के माध्यम से चीन के नेतृत्व वाले वैश्विक संगठनों की पुनर्रचना के अपने उद्देश्य को छुपाए नहीं है। इस सम्मेलन में 20 नेता शामिल हुए, जिनमें तुर्की के राष्ट्रपति रजेप तैयब अर्दोआन भी तो गाजा में अमेरिका समर्थित इजरायली अत्याचारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और शी जिनपिंग के उद्घाटन भाषण में सम्मान और व्यवस्थित बहुधर्वी विश्व और समावेशी वैश्वीकरण जैसे शब्दों का प्रयोग इस बदलते समीकरण को दर्शाता है। मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तालमेल को भू राजनीतिक विविधताओं यथार्थवादी समझ के साथ देखना चाहिए जो इन संबंधों को दिशा दे रही है। यह बात बैठक के बाद भारतीय और चीनी ब्यूरो में कुछ अहम अंतर से स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए सीमा विवाद पर भारतीय बयान में सीमा मसले का निष्पक्ष और तर्कसंगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान जो द्विपक्षीय संबंधों के समग्र राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े की बात कही गई है। वहीं चीन के बयान में संकेत दिया गया कि सीमा मुद्दे को भारत चीन संबंधों की समग्र दिशा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। उसमें कहा गया कि दोनों पक्षों को भारत चीन संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संभालना चाहिए। उन्हें ध्यानचंद शिखर सम्मेलन के माध्यम से और ऊंचा उठाना चाहिए। चीन ने जवाहरलाल नेहरू की पंचशील नीति का भी उल्लेख किया, जिसमें यह रेखांकित किया कि 70 साल पहले भारत और चीन के नेताओं द्वारा प्रस्तावित शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को संयोजन और उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है, जबकि भारत के बयान में पंचशील का जिक्र नहीं था। चीन ने ग्लोबल साउथ के संयुक्त नेतृत्व की बात की, वहीं भारतीय बयान इस पर मौन रहा। वर्तमान समय में अपने हित के चलते सहयोग की प्रवृत्ति के कारण इन मतभेदों को फिलहाल नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन नजरिए का यह अंतर भविष्य में भू राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने पर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। शहरी चुनौती कोष को मजबूत ढांचे की जरूरत। विनायक चटर्जी ये लेखक बुनियादी ढांचा के विशेषज्ञ हैं और इम्प्रा विजन फाउंडेशन के संस्थापक एवं प्रबंध न्यासी। इस लेख में TIF की कार्यक्रम प्रमुख मुतम चाओ विशाना का भी शोध सहयोग। भारत की शहर संभावनाओं से भरपूर है, मगर धन जुटाने के पुराने तौर तरीकों और अत्यधिक दबाव का सामना कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे के कारण अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2011 और 18 के बीच शहरी उपयोगिता रियल एस्टेट को छोड़कर के पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल औसतन 0.6% रहा है। यह जरूरी रकम का महज 1/4 हिस्सा ही है। वर्ष 1992 में भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन के लक्ष्यों शहरों को अपना भविष्य स्वयं तय करने की स्वतंत्रता देना था, मगर यह उद्देश्य अधूरा रह गया है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस साल फरवरी में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में एक बड़े बदलाव की घोषणा की गई कि जिसकी जरूरत काफी महसूस की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार शहरों को विकास केंद्र बनाने और शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता
जिसे प्रस्ताव लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के साथ शहरी चुनौतियों को कोष यानी अर्बन चैलेंज फंड यानी UACF तैयारी करेगी। यह अधिकार आधारित अनुदानों से प्रदर्शन आधारित वित्त पोषण की तरफ उठाया गया एक बड़ा राजनीतिक कदम। भारत की जनगणना किसी इलाके को 2 शर्तों पर शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करती है। पहली शर्त यह है कि अगर कोई अधिसूचित शहरी स्थानीय निकाय वाला एक वैधानिक शहर है तो वह शहरी क्षेत्र में आएगा। वहीं दूसरी शर्त, कोई क्षेत्र जनगणना शहर को हो और सभी 3 मानदंडों को पूरा करता है, तो यानी वहां कम से कम 5000 आबादी हो। देखो क्या बोला है, पहली शर्त, अगर कोई अधिसूचित शहरी स्थानीय निकाय वाला एक वैधानिक शहर है तो वह शहरी क्षेत्र में आएगा। और दूसरी शर्त, कोई क्षेत्र जनगणना शहर हो और 3 मानदंडों को पूरा करता है, यानी वह कम से कम 5000 आबादी का हो, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 जनसंख्या घनत्व हो और 75% पुरुष कार्यबल गैर कृषि गतिविधियों में शामिल हो। तो वर्ष 27 की जनगणना में इन मानदंडों को लागू करने से ऐसा हो सकता है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में 60% से अधिक आबादी रहने लगे। यह आंकड़े 11 की जनगणना में दर 31% से अधिक काफी अधिक होगा। केरल का मुकाबला बिल्कुल अलग है, वहां शहरीकरण की दर 22 में 73.19% से 2036 में 96% तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि ऐसे राज्य भी हैं जहां शहरीकरण की दर काफी धीमी है। इस स्थिति से निपटने के लिए नीति आयोग 4 शहर यानी जो मुंबई महानगर क्षेत्र, वाराणसी, सूरत और विशाखापट्टनम में आर्थिक गतिविधि और भूमि के इस्तेमाल के आधार पर नए ढांचे पर काम कर रहा है। स्पष्ट है कि भारत में शहरीकरण की राह में पेश आने वाली चुनौतियां काफी कम कर आंकी जा रही। UCF का ढांचा महत्वाकांक्षी और नई सोच को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया। इसके तहत 25% वित्त पोषण केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा और शहरों को परियोजनाओं का खर्च का कम से कम 50% हिस्सा बॉन्ड, ऋणों और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से जुटाने के लिए कहा गया है। UCF अधिक प्रभाव एवं राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर निजी निवेश को बढ़ावा देगा और शहरों द्वारा विकास के लिए रकम जुटाने के तरीकों को नए सिरे से परिभाषित करेगा। शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने को लेकर भारत को पिछले अनुभव को देखते हुए इस विषय पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस की गई है। वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन से स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा मिला, मगर निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित रही। केवल 6% परियोजना में सार्वजनिक निजी साझेदारियों का इस्तेमाल हुआ। 2023 तक केवल 12% परियोजना अपना हिसाब किताब पूरा करने में सफल रही, जो 21% के लक्ष्य से काफी कम है। सामाजिक ढांचे के लिए 80% तक सहयोग की पेशकश करने के बावजूद व्यवहारता अंतर वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 2 दशकों के दौरान केवल 71 परियोजना मंजूर हो पाई। अफसरशाही के स्तर पर देरी, त्रुटिपूर्ण अनुबंध और दोषपूर्ण परियोजना अवधि से लेकर जुड़े अनुमानों के गाड़ियों नौबत आई है, मगर नगर निगम यानी म्यूनिसिपल बॉन्ड इस्तेमाल नहीं कर पाए। ज्यादातर शहरी स्थानीय निकाय साख के पैमाने पर खरा नहीं उतरते थे। UCF के ढांचे एवं इसकी आपूर्ति मजबूत करने के लिए एम्प्राइज विजन फाउंडेशन ने अपने व्यापक शोध एवं क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए। UCF को परियोजना नियोजन, परिचालन एवं रखरखाव, सेवा आपूर्ति में देखो क्या परियोजना नियोजन, परिचालन, रखरखाव और सेवा आपूर्ति में परियोजना की अवधि से जुड़ी सोच शर्तीय तौर पर शामिल करनी चाहिए। नागरिकों की संतुष्टि को एक प्रमुख घटक मानते हुए इस पर शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। परियोजनाओं का ढांचा संरचित परिचालन और रखरखाव मानकों, सेवा संबंध, भुगतान और नागरिक केंद्रित निगरानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे के लिए वित्त उपलब्ध कराना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि शहरों की नजरिए बुनियादी ढांचों को उत्पाद की बजाय उन्हें सेवा मानना, इनको भी बदलने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या है, शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश से जुड़े जोखिम समाप्त कर निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। UCF के अपने अनुदानों को फर्स्ट लॉस
गारंटी ऋण वृद्धि और राजस्व नुकसान से बचाव के साथ जोड़ना चाहिए। विकास वित्त बैंक नेफेड द्वारा प्रस्तावित आंशिक क्रेडिट गारंटी फंड नगर निगमों के बॉन्ड में निवेशकों के भरोसे बढ़ावा देने में सहायक भूमिका निभा सकता है। शहरों को स्वयं अपने संसाधन जुटाने में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। विभिन्न नगर निगम सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता भुगतान का प्रावधान करना राजनीतिक रूप से गर्म मुद्दा बना रहा है। जब तक शहर राजस्व संग्रह एवं इसका प्रबंधन पूरी पारदर्शिता से नहीं करते हैं, तब तक निजी निवेशकों में हिचकिचाहट बनी रहेगी। क्षमता निर्माण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। देश के कई बड़े मझोले शहरों में पुख्ता योजना तैयार करने की क्षमता, ये तकनीकी टीम का अभाव है और जटिल शहरी बुनियादी ढांचे का खाका तैयार करने और निविदा जारी करने और प्रबंधित करने की वित्तीय परख नहीं। परियोजना की तैयारी एवं क्रियान्वयन मजबूत करने के लिए शहरों को समर्पित परियोजना तैयारी प्रकोष्ठों और तकनीकी मार्गदर्शन और सहज मंजूरी प्रक्रिया के साथ व्यस्त करना जरूरी है। यूसीएफ को जल संरक्षित सुरक्षित शहर चुनौती एवं शून्य अपशिष्ट चुनौती जैसे लक्षित चुनौती कार्यक्रम शुरू करके नवाचार को प्रोत्साहन करना चाहिए। इनमें प्रदर्शन आधारित वित्त पोषण और परिणाम संबंध मूल्यांकन ढांचे द्वारा समर्थन होना चाहिए। यूसीएफ को पीएम गति शक्ति और अटल नवीनीकरण मिशन जैसे मौजूदा योजनाओं से अलग अपनी एक पहचान बनाकर स्पष्ट राजस्व मॉडल के साथ उच्च प्रभाव वाली नवीन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे पारगमन उन्मुख विकास केंद्रों और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जो अपशिष्ट का मुद्रीकरण करते हैं। संस्थागत स्पष्टता एक और स्तंभ है। यूसीएफ को एक चुस्त और उत्तरदायी निकाय द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सके। इसे एक और टॉप डाउन योजना बनने से बचना चाहिए और इसके बजाय परियोजना चयन से लेकर निगरानी और मूल्यांकन तक हर स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्वायत्ता और नवाचार की भावना को बढ़ाया जाना चाहिए। यदि भारत को 2047 तक वास्तव में विकसित भारत बनाना है तो हमारे शहरों को पहले विश्वसनीय रहने योग्य चुनौतियों से निपटने लायक बनाना होगा। शहरी चुनौती कोष एक ऐसा प्रेरक बन सकता है जिसका हमें लंबे समय से इंतजार रहा है। जनसत्ता का एडिटोरियल है कूटनीतिक जीत। चीन के तियानजिन में संपन्न हुए संघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन यानी एससीओ के घोषणा पत्र में जिस तरह साफ शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात शामिल की गई वो भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत को दर्शाता है। दरअसल आतंकवाद के मुद्दे पर भारत लगातार कुछ ताकतवर देशों से अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग करता रहा है, मगर कुछ देशों की ओर से प्रत्यक्ष तौर पर आतंकवाद की आलोचना तो प्रच्छन्न रूप से इसे सह देने वालों के प्रति नरमी इस मुद्दे की जटिलता को बढ़ाता ही है। इसलिए भारत ने हर मौके पर आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने और एकजुटता अपील की है। तियानजिन में हुए एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हमें साफ तौर पर और सर्वसम्मति से यह कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला न सिर्फ भारत पर था बल्कि मानवता में विश्वास रखने वाले देशों और लोगों के लिए चुनौती थी। जाहिर है कि अब एससीओ के घोषणा पत्र में जिस तरह सभी सदस्य देशों की ओर से पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की गई थी वह भारत की चिंता को रेखांकित करती है। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि ऐसे आतंकी हमलों के दोषियों और उनके मददगारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एक जरूरी पहलू के रूप में इसमें आतंकवादियों की घुसपैठ को खत्म करने का आह्वान किया गया। गौरतलब है कि पिछले एससीओ सम्मेलन में इस मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करने की सहमति नहीं बनी थी, मगर एससीओ के सदस्य देशों ने आतंकवाद की समस्या पर भारत के पक्ष में अपना संवेदनशीलता दिखाई है और इसके खिलाफ अभियान चलाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है। मगर सवाल यह है कि भारत में आतंकवाद की समस्या के स्रोत के रूप में अगर पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता है और दूसरी ओर चीन इसकी अनदेखी करता है तो इसे कैसे देखा जाएगा। यह छिपा तथ्य नहीं है। पाकिस्तान के साथ ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकवादी संगठनों को पालने पोसने वाला कौन है?
इसके बावजूद चीन कई स्तर पर पाकिस्तान की मदद करता रहा है। इस वजह से कई बार भारत के लिए बेहद असुविधाजनक स्थिति पैदा हो जाती है। चीन खुद की धरती पर ही अगर एससीओ सम्मेलन की घोषणा पत्र में पहलगाम हमले और आतंकवाद की निंदा की गई है, तो ये प्रकारांतर से पाकिस्तान और उसके बचाव करने वाले देशों में दिया गया साफ संदेश भी है। तियानजिन में हुए एससीओ सम्मेलन को राष्ट्र अध्यक्षों के स्तर पर घरेलू कूटनीतिक बैठकों में सबसे अहम आयोजनों में से एक माना जा रहा है। यूं भी एससीओ की शुरुआत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आर्थिक सहयोग को मजबूत देने के मकसद से हुई थी। इस लिहाज से देखें तो निश्चित रूप से सम्मेलन में शामिल देशों के 10 वर्ष के विकास और रणनीतिक सुरक्षा व्यवस्था और आपसी संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दे भी बहुस्तरीय सहमति बनी। मगर इसके घोषणा पत्र में आतंकवाद के मुद्दे को जिस रूप से शामिल किया, उसे पाकिस्तान के लिए झटका और भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। अगला राष्ट्रीय सहारा का ये लेख है, संभावनाओं भरी मुलाकात। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतर तियानजिन में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से भारत के में उत्साह का माहौल है। यह मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयासों पर अधिक केंद्रित रही है। पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध के बाद ही दोनों देशों के संबंध में इतना तनाव आ गया था कि मोदी और शी जिनपिंग से उम्मीदें जगने लगती हैं। मोदी 2020 में इस विवाद के बाद पहली बार चीन पहुंचे हैं। हालांकि दोनों नेता पिछले साल रूस के कजान में भी मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के छेड़े टैरिफ युद्ध से मछली उथल पुथल के बीच बेहद सावधानी से हुए संबंध में दोनों देशों ने बखूबी अच्छी अच्छी बातें कही। मोदी ने कहा कि भारत आपसी विश्वास और सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि सीमा प्रबंधन पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच सीधे उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूदा अनिश्चितता को देखते हुए दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन का विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि दोनों देशों का मित्र बनना सही विकल्प है तथा हाथी ड्रैगन और को एक दूसरे की असफलता का मिलकर जश्न मनाना चाहिए। चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास का अवसर है। दुनिया इस समय ऐसे बदलावों से गुजर रही है जो सदी में एक बार होते हैं। मोदी का शी जिनपिंग की मुलाकात पर सवाल भी उठ रहे। मोदी की कांग्रेस का कहना है कि सेना प्रमुख ने लद्दाख में सीमा पर यथास्थिति की पूर्ण बहाली की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार चीन के साथ सुलह की दिशा में कदम बढ़ रही है। इससे उस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता अप्रत्यक्ष रूप से वैधता मिल गई है। लगता है कि इस साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ चीन की जुगलबंदी का क्या हमने भुला दिया। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि मुलाकात ट्रंप का करारा जवाब देने के मार्ग पर प्रशस्त करेगी। इस बारे में साफ सफाई की कोई रणनीति नहीं बनी है। कारण है कि भारत रूस चीन को साधना चाहता है और अमेरिका को भी। हिंदुस्तान का ये लास्ट वाला एडिटोरियल है, फिर पास आने लगे भारत और चीन। अरविंद गुप्ता लिखते हैं, पूर्व राजनयिक डायरेक्टर BIF। मोदी की सगाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने चीन पहुंचे थे, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत कहीं अधिक अहम साबित हुई है। इससे न सिर्फ दोनों देशों के पारस्परिक संबंध आगे बढ़ेंगे बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय हालत पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। वास्तव में भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने का काम पिछले साल अक्टूबर में ही शुरू हो गया था, जब कजान में यानी रूस का जो कजान शहर है वहाँ पर दोनों शीर्ष नेताओं में मुलाकात की थी। इसके बाद विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत हुई थी। इन बैठकों में मुख्य रूप से सीमा पर तनाव और भारत चीन व्यापार असंतुलन और हवाई सेवा वीजा सेवा की पुनर्बहाली और द्विपक्षीय संबंधों के संबंध के भविष्य में मुद्दों पर चर्चा होती रही थी। तियानजिन शीर्ष स्तर पर इन मुद्दों पर विचार साझा करने का मंच बना, जिसका सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। मौजूदा वैश्विक हालत के लिहाज से भी यह मुलाकात खासा अहम थी। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति के कारण वैश्विक आर्थिक समीकरण तेजी से बदले हैं। इसका असर भारत और पाकिस्तान के संबंध पर भी पड़ा है। ऐसे पूरी दुनिया की नज़र इस पर थी कि भारत और चीन जैसे दो बड़ी आर्थिक ताकतें अपने विवादों को किनारे करके गर्मजोशी से बातचीत की बैठती।
और मोदी जिनपिंग ने निराश नहीं किया। बैठक के बाद भारत चीन की तरफ से जो अलग अलग बयान आए हैं उनसे यही लग रहा है कि संबंध बयान आय का नया दौर अब शुरू होने वाला है। यह सही है कि इस मुलाकात के बाद कोई साझा वक्तव्य जारी नहीं किया गया, लेकिन जो बातें कही उनमें काफी कुछ समानता थी। मसलन दोनों देशों ने इसका स्वागत किया और आपसी संबंध अब सुधरने लगे हैं। इन्होंने इस पर भी रजामंदी जताई कि गलवान झड़प के बाद सीमा पर पैदा हुए तनाव को खत्म करने में सफलता मिली, वहां शांति में सत्ता आई है। यह स्पष्ट है कि ट्रंप की नीति और सीमा पर सुधरते हालात ये दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध सुधार के आधार बने। हालांकि अभी भी ऐसे कई मसले हैं जिन पर चुनौती कम से कम नहीं है। पहला, आपसी विश्वास बहाली उपाय जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अब पूरा विश्वास नहीं जम सका है। दूसरा, सीमा पर शांति और स्थिरता तो बहाल हो गई है, मगर असली मुद्दा सीमा विवाद का समाधान नहीं है। सीमा समझौते अब होने चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विशेष प्रतिनिधि के स्तर पर जो बातचीत चल रही है उसे अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता एक बीमा पॉलिसी है जो द्विपक्षीय संबंध में सुधार के लिए जरूरी है। जबकि चीन सीमा विवाद को अपेक्षाकृत कम तवज्जो देते हुए अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की वकालत कर रहा है। विचारों का यह अंतर बताता है कि चीन जहां आपसी संबंधों को तत्काल गति देना चाहता है, वहीं नई दिल्ली फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने की इच्छुक है। डिफरेंस यानी मतभेद को डिस्प्यूट का रूप न देने की बात कही गई है। साथ ही चीन ने भारत की एक सोच पर हामी भरी के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए 3 म्यूचुअल्स की जरूरत है: म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी, यानी आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता। इस मुलाकात से यह संदेश भी निकला है कि दोनों देश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि सहयोगी के रूप में देखना चाहते हैं। दोनों देश एक दूसरे के निवेश बढ़ाने के लिए भी तैयार हुए, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों देशों में विश्वास बहाल हो गया है। यह काफी कुछ सीमा के हालात और विशेष प्रतिनिधियों की आपसी बातचीत पर निर्भर करेगा। चूंकि अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता हमारे पास है और जिसका अगला सम्मेलन भारत में होगा, लिहाजा मोदी ने जिनपिंग को भारत आने का न्योता भी दिया है, जिसका मतलब है कि अगले साल फिर से दोनों शासन अध्यक्षों की बैठक होगी, जहां से बदलते रिश्ते को नई दिशा मिल सकती है। दोनों देशों के संबंध में एक पहलू पाकिस्तान भी है, जो बेशक बयान जारी किए गए उसमें उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन आतंकवाद पर ठीक ठाक बातचीत हुई थी। चूंकि दोनों देश यह चाहते हैं कि किसी तीसरे देश के नजरिए से आपसी संबंध प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसलिए भारत की जहां यह सोच होगी वो अमेरिका के साथ उसके रिश्ते को चीन दरगुजार करे। उसी तरह बीजिंग की यही राह होगी कि पाकिस्तान चीन रिश्ते का असर भारत चीन संबंध पर न पड़े। हालांकि चीन के साथ रिश्तों में सुधार का दीर्घकाल लाभ हमें जरूर होगा। यह पर इतिहास को देखते हुए लगता है कि सुधार की यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होने वाली है। इसमें कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का एएसएस नजरिया साफ साफ रखा है कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है जो कि 3 स्तंभ पर आधारित है: सुरक्षा, संपर्क और अवसर। उन्होंने कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया, चार बाहर, बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को आगे बढ़ाने की बात कही है। हालांकि उनका सबसे जरूरी संदेश आतंकवाद को लेकर था। उन्होंने सदस्य देश या देशों से अनुरोध किया कि वो बेदखलगर्दी के मसले पर दोहरा मापदंड अपनाएं। उल्लेखनीय है कि एससीओ चार्टर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से शामिल किया गया। हालांकि मोदी जिनपिंग की जैसी अहम मुलाकात बैठक मोदी पुतिन के बीच में भी दोनों देशों के नेताओं ने अपने पुराने संबंध याद किए। भारत ने फिर से जोर देकर कहा कि यूक्रेन युद्ध का समाधान वार्ताओं से ही निकलेगा। अच्छी बात रही कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले और रूस के साथ हमारा पुराना नाता है। अगर यह रिश्ता और होता है तो ब्रिक्स के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यह संगठन मौजूदा वक्त में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरा है। यह तस्वीर खासा महत्वपूर्ण हो गई है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि जिसमें वह जिनपिंग और पुतिन के साथ साथ हिल मिल रहे हैं। यह संकेत है कि रूस, चीन और भारत मिलकर आगे आने वाले दिनों में विश्व व्यवस्था में को नई दिशा देने के इच्छुक। इस प्रकार के बहुत ही शानदार एडिटोरियल यानी जो शंघाई सहयोग से संगठन चीन के जो शहर में हुआ है, इससे संबंधित ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स थे। एक यशनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर के संबंध में
जो लिखने का था वो भी बहुत शानदार था। थैंक यू। जय जय भारत।